नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब कनाडा कट्टरपंथियों की सबसे फेवरेट जगह बन गई है। आए दिन बवाल और हंगामा और हिंदुओं पर अटैक वहां आम बात हो गई है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने हिंदू सभा मंदिर पर अटैक कर दिया। खबर देखी ही होगी आपने। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटा गया और इसके बाद जब पुलिस आई तो वो भी खालिस्तानियों को सपोर्ट करती हुई नजर आई। जहां जहां चरमपंथियों को शह मिल रही है वो सबसे पहले हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। कनाडा में आपने ये हाल देखा ही, उससे पहले बांग्लादेश में भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर तो वर्षों से जुल्म हो रहा है। आज की बहस भी हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। ये बहस क्यों जरूरी है? क्योंकि कनाडा में हिंदू खालिस्तानियों के टारगेट पर है, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। भारत समर्थकों पर वहां पर अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कनाडा सरकार खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रही है और भारत विरोधी बयानों से उनको उकसा रही है। डिबेट हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद कट्टरपंथी कनाडा में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कनाडा हिंदुओं और भारत समर्थकों के लिए पाकिस्तान बनने की कगार पर है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। कनाडा टू बांग्लादेश सॉफ्ट टारगेट पर हैं हिंदू। चलिए डिबेट शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आज ताल ठोके में बहस में हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़ेंगे। मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ MS बिट्टा साहब हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट से आते हैं आप। RP सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक वोरा हैं, पूर्व राजनायक हैं हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ महंत राजू दास हैं, हिंदू धर्मगुरु। हमारे साथ आज पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट जुड़ेंगे। PMLN से इरशाद खान हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाद सिद्दीकी पाकिस्तानी विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे और सैयद हसनुल हक वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। बेटा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कनाडा में जो हो रहा है आप उसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताएं वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ये बताइएगा कि इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है ये सब। पहली बात तो मैं एक राजनीतिक डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता। अभी कांग्रेस के लीडर तिवाड़ी ने कहा हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कमजोर है। पहली तो मैं राजनीतिक बात में अच्छा, आपने इसको क्लियरिफाई कर दिया बेटा साहब। मैं उनके बयान को समझ नहीं पाया था। उन्होंने सिर्फ कहा प्रधानमंत्री कमजोर है। मुझे समझ में नहीं आया वो कहां की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो। कनाडा का प्रधानमंत्री कमजोर है या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कमजोर है, इससे पूछना चाहिए आपको। चलाने से पहले देख लेना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहूं, RP सिंह जी है, मैं हूं, हम सब बोलेंगे। अगर कोई हिंदू बोलेगा तो तू फिरका प्रस्त है, अगर कोई हिंदू बोलेगा तू RSS का है, अगर कोई हिंदू बोलेगा तो तू BJP का है, तो मेरा सिख भाई बोलेगा कोई नहीं। तिरंगे झंडे को कनाडा के अंदर पैरों में रोज देते हैं, फुटबॉल बना के उसके साथ खेलते हैं, भारत माँ के टुकड़े करने की बात करते हैं, खालिस्तान के नारे लगाते हैं, मंदिरों पे हमला करते हैं, और हिंदुस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठेगी। किसी गुरुद्वारा साहब से आवाज नहीं उठेगी। क्या मेरा ये सवाल है, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता। हरमंदिर साहब के अंदर रोज लाइन लगी हुई है, हिंदू मुसलमान ईसाई लाइन लगी हुई है मत्था टेकने की हर गुरुद्वारा साहब के अंदर। और कोई हिंदू भाई नहीं कहता कि हम सिख धर्म से अलग हैं। पर सिख धर्म की तरफ से, लीडरों की तरफ से क्या पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे हो और उनको जवाब दें कि हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी थी, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम इनके खिलाफ हैं, इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें, इनको हिंदुस्तान में भेजें। ये हिंदुस्तान के भगोड़े हैं, ये आतंकवादी हैं हिंदुस्तान के। क्यों ना सिख धर्म से आवाज उठे। मेरा सवाल है आपसे, ये सवाल है। और जितने भी आपके हिंदू धर्म के लोग बोलेंगे ना, पीछे देखना, उनको जो धमकियां देंगे, उनको ये गाली देंगे, तो बोलने वाला है कोई नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। हमारा सिख समाज सामने आए, हिंदू धर्म ने क्या बिगाड़ा, मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं। और हिंदू धर्म के लीडरों ने वहां पे जो अभी भी स्टेटमेंट दिया, क्राउड है, उन्होंने एक भी सिख धर्म के खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये कहा हमें अपने धर्म को बचाने के लिए एक होना चाहिए। क्या कभी औरंगजेब, कभी बाबर हमले करते थे, अजनब गोरी मंदिरों पे हमला करते थे, और सिख समाज, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, वो क्या
करते, हिंदू धर्म की रक्षा करते थे। आज सिख धर्म के ऊपर इन लोगों ने कलंक लगा दिया, सिख धर्म के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। और जो सिख भाई नहीं बोलते, मौन रहते हैं, इसका मतलब हम उनका समर्थन करते हैं। और मैं इनको कह देना चाहता हूं, खालिस्तानियों को, और खालिस्तानियों और देश के दुश्मनों और कौम के दुश्मनों और कौम को, सिख कौम को, गुरु महाराज की कुर्बानियों की कौम को बदनाम करने वाले, तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। बिट्टा साहब, न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बोलिए। बिल्कुल बिट्टा साहब, इसके पीछे कौन है? देखो जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जो मैंने बोलना था आपने बोल दिया। ये कनाडा दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान की, आज चाइना की, आज किसी देश की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए आज भारत की तरफ आंख भी उठा ले। आज पाकिस्तान, आज आईएसआई थ्रू कनाडा, अमेरिका, यूके अब इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को फंडिंग करते हैं, और वहां पे जाके पूरी दुनिया में कहते हैं, पहले कश्मीर मुद्दा 370 धारा के हट गया, खत्म हुआ। आतंकवाद पंजाब में समाप्त हुआ, अब पंजाब में लगा के कहते हैं अब ये खालिस्तान की मांग करते हैं। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? खालिस्तान चाहते हैं, ले ले, कनाडा में खालिस्तान बना ले, खालिस्तान बना ले, लाहौर में जो हम छोड़ के आए थे। हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं बन सकता। और मैं आपको बताऊं, ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना बम्बों की जरूरत पड़ेगी, ना फौज की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे सिख समाज अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को इकट्ठे होके मीडिया को बुला के ये कहेंगे हम पन्नू के खिलाफ हैं, ये देश के दुश्मन है, ये कौम को बदनाम करने वाले हैं, ये गुरु महाराज की सजाई हुई कुर्बानियों की पगड़ी पे दाग लगाते, हमारा इनसे मतलब नहीं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। बस ये 4 शब्द कहने में तकलीफ है क्या? मेरा सवाल है आपसे, 4 शब्द, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं, ये हमारे गुरु महाराज की कुर्बानियों का तपों का देश है, इस पे खालिस्तान नहीं बन सकता। भारत माँ हमारी है, बस इतना कहने में तकलीफ है, कोई बोलने को तैयार नहीं, और चुप करके घर बैठ जाएंगे। चुप्पी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, गुनाह है, चुप रहना भी गुनाह है। मैं हूं ना सरदार, आप पूछो मैं कौन हूं, पूछिए मैं कौन हूं, पहले गर्व से कहता हूं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं। कमाल है यार, इस भारत में जन्म लेके, हमारी भारत देश धरती, हमारे गुरुओं ने यहाँ कुर्बानी दी, जन्म लिया उन्होंने, और इस भारत कहने में तकलीफ, ये कहने में तकलीफ, हम खालिस्तान नहीं चाहते। कल को फर्ज करो पाकिस्तान आइए। ठीक है एमएस बिट्टा साहब, ठीक है एमएस बिट्टा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका, आपने इतना समय दिया था। और आगे बढ़ते हैं इस डिबेट में। आरपी सिंह साहब का एक बार फिर रुख करता हूं। आरपी सिंह साहब, हमने मनीष तिवारी की जब बयान सुना तो हमने उसमें देखा कि उन्होंने कनाडा के हालात की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कमजोर है। मुझे लगा कि शायद वो कनाडा के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। भाई बिट्टा साहब ने बताया कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। देखिए, कमजोर तो तब से जब शर्म एल शेख में जाकर कहा था कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान भी आतंकवाद से तंग है, ये मनमोहन सिंह जी ने शर्म एल शेख में जाकर बोला था कि हम तो तंग नहीं जितना पाकिस्तान आतंकवाद से तंग है। तो चलिए वो अपनी जगह विषय, परंतु ये जो अब जो हो रहा है कनाडा के अंदर, जिस पे बिट्टा साहब कहते हैं कि दूसरा पाकिस्तान बन गया, ये स्थिति समझने की जरूरत है। और स्थिति ये है कि वहाँ पर अगले साल चुनाव हैं 2025 के अंदर, और 2025 के चुनाव के लिए जिस समर्थन से ट्रूडो की सरकार चल रही है, उन लोगों ने अपना समर्थन अब इशू बेस कर दिया, वापस ले लिया। एनडीपी की जो पार्टी है वहाँ पर जगमीत सिंह की, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया प्रैक्टिकली। अब क्योंकि चुनाव में जाना है, वहाँ पर सिख एक वोट बैंक है, और वोट बैंक से बड़ा वहाँ पर वो फाइनेंसर्स हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। अब ट्रूडो साहब को वो वोट बैंक भी दिख रहा है, उनके पीछे की जो आर्थिक जो लाभ मिलता है चुनाव के अंदर वो भी दिख रहा है। अब वो किसी हद तक जाएंगे कि इस प्रकार के लोगों का साथ देंगे, समर्थन देंगे, जो लोग उनके यहाँ समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। आरपी सिंह साहब, वो ठीक है कि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है, लेकिन हमें अपने हिंदुओं की चिंता होनी चाहिए जिन पर हमले हो रहे हैं वहां पर, उनका क्या? जी बिल्कुल 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 होनी चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने ऑलरेडी इस पे चिंता जताई है। डिप्लोमेटिक तरीके से जो भारत सरकार कर सकती है वो ऑलरेडी कर रही है, पर उसमें जो जड़ में जाए तो उनकी वहाँ की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, और उसके चलते हुए वे
ये सारी हदें पार कर रहे हैं जो कि इस प्रकार के एलिमेंट को छूट दे रहे हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पर उन्होंने मंदिरों पे किया है, वहाँ पर एक और कट हो रखा था सिखों का, उस पर भी हमला हुआ है। जो भी भारत के पक्ष में बोलेगा उस पर हमला है ये जो भी ठीक विचार रखेगा, जो एक तार्किक विचार रखेगा, ये उन पे हमला है। और ये सबका सब स्पॉन्सर हो रहा है पाकिस्तान से जी। पाकिस्तान में इनकी रूट्स हैं। ये जो सिख फॉर जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर गूगल मार्कर देख लीजिए कहाँ है, लाहौर में रखा हुआ उन्होंने। तो अगर वहाँ से फंडिंग स्पॉन्सरिंग हो रही है और उसको वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको फायदा दिखता है कि हम किस ढंग से स्टार्ट करेंगे तो कनाडा का जो कनाडा की हवा शायद हिंदुस्तान में आएगी, ये होने वाला नहीं, इस गलतफहमी में रहेंगे। चलिए मैं इस पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु ठाकुर जी महाराज जुड़ गए हैं, देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप बड़े मुखर रहते हैं हिंदुओं के हित के लिए। सवाल यह है कि हमने पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल देख लिया, हमने बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल देख लिया और अब हम कनाडा में हिंदुओं का हाल देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसीलिए हम लोगों ने 16 तारीख को जो सनातन धर्म संसद बुलाई है दिल्ली में, इसीलिए तो हम सनातनियों को कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचिए, क्योंकि हम लोगों का हाल कश्मीर में जैसा है, बंगाल में जैसा है। भारत की बात करो ना, विदेश की बात कर रहे हैं। मैं जिस मंदिर में ये आक्रमण हुआ है आपको बता दूं, मैं उस मंदिर में कथा करके आया हूं कुछ दिन पहले। मैं कनाडा में था तो इसी मंदिर में मैं कथा करके आया हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक क्रियाएं हो रही हैं और हमारे देश को, हमारे सनातन को बदनाम करने की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं से, इन कर्मों से ये हमारे सनातन को नुकसान पहुंचाओगे, इसका मतलब पूरे विश्व में मानवता को नुकसान पहुंचाओगे। ये कनाडा गवर्नमेंट का फेलियर है। ये गवर्नमेंट ऑफ कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसका फेलियर है कि आप हिंदुओं के मंदिरों को, देवालयों को, पूजालयों को, आप ये बताइए, इस मंदिर में महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी पूजा कर रही हैं, वहां पर ठाकुर जी का पूजन कर रही हैं। आप ऐसे लाठी डंडे तलवार लेकर आप वहां घुस जाएंगे तो आप उन बच्चियों की कैसे सुरक्षा करेंगे? आप मंदिरों की कैसे सुरक्षा करेंगे? इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए सनातन की रक्षा करने के लिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता है। सनातन बोर्ड जब बनेगा ना तो देश में विदेश में जो भी सनातन पे आक्रमण करेगा उसकी चर्चा, उसकी सुरक्षा सनातन बोर्ड करेगा। और मैं तो जी न्यूज को धन्यवाद दूंगा कि वो इस मुहिम में जुड़ा है और इस बात को आगे बढ़ा रहा है। ये देखिए कैसे कैसे लाठियों से प्रहार मंदिर में। देवकीनंदन जी, आप उसी मंदिर में जहां की ये घटना है, हिंदू सभा मंदिर, वहां पर कथा करके आए हैं। जब आप कथा कर रहे थे तब किसी तरह की असुरक्षा का भाव आपने अपने भक्तों में, श्रद्धालुओं में देखा? क्या आपको कभी ये आभास हुआ कथा करते हुए कि इस तरीके का माहौल यहाँ पर है? हालांकि आज का बना हुआ माहौल नहीं है। देखिए, मैं जब पिछली साल कथा करने गया था, इस साल नहीं, पिछली साल कथा करने गया था, तो वहां जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है ना, पॉल पेरिवियर, वो मेरी कथा में आए थे और उनको देखकर ऐसे ही कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत गलत ट्वीट किए थे कि हिंदू धर्म में क्यों गए, वो क्यों गए। ये गलत चीजें हैं। ये जितने भी यहाँ खालिस्तान के नाम को लेके वहां पहुंचे हैं ना, वो पहले गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा स्टोरी पढ़े, अपने सिख परिवारों की स्टोरी को पढ़े, जहां से हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी है। उनके गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है ना, वो सनातन की सुरक्षा के लिए दिए। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, ये मंदिर में आक्रमण कर रहे हैं, मुस्लिम भी मंदिर में आक्रमण करते हैं, तो फिर उन गुरुओं की कुर्बानी का क्या हुआ? उन गुरुओं की कुर्बानी का क्या हुआ जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए? और उन गुरुओं को कुर्बान किसने किया था? प्रश्न ये है। उन्हें बलि किसने चढ़ाया था? क्या ये जितने भी लोग हैं उनके साथ खड़े हैं? मैं जानता हूं कि आप हमारे भाई हैं, आपको यहां आना चाहिए सनातन की सुरक्षा के लिए। आपने तो सनातन को ध्वस्त करने का कार्य किया है, तो ये बहुत गलत है। हम सब सनातनियों को एकजुट होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जब हम इकट्ठे होंगे तो देश में विदेश में कोई भी हमारे ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर सकेगा। इसके लिए सभी सनातनियों नहीं, सनातनी तो इकट्ठे हो जाएंगे ठाकुर जी, लेकिन सरकारों का क्या इसमें आप भूमिका देखते हैं? मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इसे बड़े तगड़े रूप में इसको उठाए और इसका विरोध करे, और कनाडा में भी हमारे हिंदू भाई बहन बेटियों की सुरक्षा हो, ऐसा यूनान में बात उठाए ना। मुझे मालूम है ये बात उठेगी, ये बात छोटी नहीं है। और ये जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है वहां के, क्या नाम है कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, हाँ, वो ट्रूडो साहब के लिए ये
एक बहुत बड़ा फेलियर है, मैं ये मानता हूं। उन्होंने अपने रहते हुए हिंदुओं को असुरक्षित छोड़ दिया, उन्होंने अपने रहते हुए हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। ये इस विषय पर उनको सोचना चाहिए। ठीक है देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने जी न्यूज से बात की, अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहरहाल इरशाद खान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से लीडर PMLN के। इरशाद खान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता हूं आपसे। जी जी, मुझे आवाज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान में आवाज नहीं आ रही मेरी, पाकिस्तान तक सुनी जा रही। चलिए इरशाद खान साहब, बड़ी चिंता की बात है, और अगर हम जड़ों को खोदने निकलेंगे तो उसमें पाकिस्तान निकलेगा जो कनाडा में हो रहा है। तो ये मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग और क्यों कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं ये कहूंगा कि हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद दिवाली की। तो पहले तो यह है कि इसने इतने अच्छे वक्त पे इतनी बुरी बातें मत कीजिए। अरे बुरी बातें करने की नौबत ही नहीं आती ना। कनाडा में अगर हिंदुओं पर हमला नहीं हुआ होता इरशाद साहब, अब अपने भाइयों की चिंता जैसे आप करते हैं वैसे हम भी करते हैं ना। देखिए, हम सबकी चिंता करते हैं। हम कहते हैं कि एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना है। आप जब तक ये जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ मैं सुन रहा था, अभी बिटा सिंह साहब को भी सुना मैंने, दूसरे RP सिंह साहब को भी सुना, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जब तक किसी के धर्म को छेड़ना बंद नहीं करेंगे आप कभी सिखों को छेड़ते हैं, कभी मुस्लिम को छेड़ते हैं, कभी कश्मीर को छेड़ते हैं, कभी कनाडा को छेड़ते हैं। आप बात आ जाइए, आप हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान रहिए, आप भारत गए, हिंदुस्तान गए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी ये है कि बिटा सिंह जी कह रहे थे कि खालिस्तान पाकिस्तान को चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वहां हिंदुस्तान के रहने वाले सिख भाइयों को हमारे चाहिए। वो अपना एक अलहदा अगर बनाना चाहते हैं खालिस्तान, उनका जायज मुतालबा है तो उसको पूरा कीजिए। अगर सिख आपसे अलहदगी चाहते हैं, आप पाकिस्तान में बनवा दीजिए ना, बर्बरियत कर रहे हैं पाकिस्तान में बनवा दीजिए। देखिए मैं तो कह रहा हूं ना, हमारी तो इस वक्त वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, दिवाली के लिए इतने अच्छे इंतजाम किए और इतना कुछ उनको दिवाली पे तोहफे तोहफे भेजे और पैसा भेजा, ताकि मालूम हो कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के धर्म को छेड़ने वाले नहीं है। हम तो मोहब्बत का आगाज कर रहे हैं। और अरे आप ईद पर कभी हिंदुस्तान आइए, देखिए कि आपके पाकिस्तान ने जितने दिवाली पे अच्छे इंतजाम नहीं किए थे, उससे अच्छे यहाँ ईद पर होते हैं। इरशाद साहब, आप कभी आइए ईद पर। सुनिए, मुझे मालूम है कि बकरा ईद पे जब कुर्बानी देने का वक्त आता है, गौ माता को हलाल नहीं करने देते हैं आप। हालांकि हमारे लिए वो हलाल है। आपकी अगर अकीदत की चीज है तो हम वो, अगर मुसलमान कोई करता भी है बेचारा तो छुप के करता है। मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से वो कुर्बानियां देते हैं, कितनी मुश्किल से वो अपनी बकरा ईद को मनाते हैं। मुझे मालूम है, इसको छोड़िए। अच्छा। आप ऐसी बात ना कीजिए जिसका दुनिया जानती है। अच्छा। बात कीजिए आप आपकी जानकारी पूरी नहीं है। बात कीजिए कश्मीर की। गलत जानकारी है आपको, बहुत गलत जानकारी है आपको। मैं बिल्कुल जानकारी है, मैंने ईद गुजारी है एक वहां पे। मैंने देखा है अपने रिश्तेदारों को कैसे बेचारे छुप छुप करके कुर्बानी करते हैं, किस तरह वक्त गुजारते हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं ये कहता हूँ RP सिंह जी, सिख भाइयों का साथ दीजिए। अगर वो अपना जायज मुतालबा आप समझते हैं कि सिख अपना खालिस्तान मांगते हैं, अपनी आजादी मांगते हैं, उनको भी आजादी दीजिए और कश्मीरियों को भी आजादी दीजिए, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई आजाद होंगे लोग तो मेरा ख्याल है खुशहाल। आजादी का फलसफा आपसे नहीं सीखना है। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए इरशाद खान के आजादी का फलसफा आपसे सीखना पड़े हमें। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए इरशाद खान साहब कि आजादी का फलसफा आपसे सीखना पड़े हमें। मैं आजादी का फलसफा नहीं मैं फलसफा नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आंखें खोल करके देखिए दुनिया को। हकीकत से पाकिस्तान का क्या वास्ता साहब, हकीकत से पाकिस्तान का क्या वास्ता? अच्छा, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए मुझे वास्ता है। सैयद हसनुल हक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हक साहब बोलिए। इरशाद साहब, हमारा हिंदुस्तान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैं अपने खुदा का कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, मेरे आबाओ इजदाद ने, हम बाई चॉइस इंडियन है ना कि बाई चांस है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने मालिक का कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी पे। और दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं कि खालिस्तानी की बात जो आप कर रहे हैं, आप भूल गए क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान किस तरीके से तोड़ा?
इंदिरा गांधी जी ने, और फिर से आप चाहते हैं कि हमारे आपके पाकिस्तान का टुकड़ा हो जाए, तो फिर इस तरीके की बातें मत कीजिए, इस तरीके की घटिया कहलन अंदाज बात मत कीजिए। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का हमारे संविधान हमें राइट टू इक्वलिटी देता है। अच्छा हक साहब, इरशाद साहब को ये भी बताइए कि क्या आप छुप छुप के बकरीद बनाते हैं? क्या आप छुप छुप के ईद बनाते हैं? ये भी बताइए इनको। खान साहब, हम अपने हिंदुस्तान का, हम खान साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे आप, है खान साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं आप, है। लेकिन आप सुन लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में हम खुल के हम हमारे ईद भी मनाते हैं, हम सरस्वती पूजा भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम छठ भी मनाते हैं, हम मुहर्रम भी मनाते हैं। बताइए हमारे, अरे हेलो इरशाद खान साहब, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप? इरशाद खान साहब, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये क्या बेहूदगी दे रहे हैं आप? ये क्या बेहूदगी दे रहे हैं कि आप कश्मीरी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? ये क्या बेहुदा सवाल है आपका? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा, ये कोई सवाल नहीं, बेहुदा सवाल है आपका। ये हक साहब से आप पूछ रहे हैं आप कश्मीरी हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं? कमाल है साहब, इतनी बेहुदगी की आप क्लास लेते कहां से हैं? कश्मीर आज हमारा है, कल भी है, और ताकत इंशाअल्लाह हमारा ही रहेगा कश्मीर, और भारत का अंग रहेगा। और ये जो आप खालिस्तान की घटिया बातें करते हैं और हिंदुस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं, ये अपने नापाक इरादे को, अपने नापाक सोचों को अपने पास रखे आप है। हिंदुस्तान पे अगर नजर उठाई आपने, फिर से हिंदुस्तान के आदमी और मुसलमान रिजिमेंट बना दिया जाए, पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर हम फिर से कब्जा कर लेंगे। नहीं, देखिए आप अपने कश्मीर को आजाद कीजिए, हमारे उल्ट पे मत बोलिए, हमारे पॉलिसी पे बोलने की हिम्मत मत कीजिए, जरूरत मत कीजिए। अपने बुजुर्गों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए जो कत्ल हो रहे हैं मुसलसल कश्मीर में, और झूठ मत बोला करें। हिंदुस्तान की सरजमीं पे और झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तानी, और किसी आप हिंदुस्तानी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। दोनों ही स्काइप पर हैं, दोनों का ऑडियो कट रहा है, दोनों का ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। सिवाय इरशाद खान के इस बेहुदा सवाल के मैं कुछ नहीं सुन पाया कि हक साहब जो हैं वो कश्मीर से हैं या हिंदुस्तान से हैं। बहुत कान खोल करके सुन लीजिए, हिदायत दे रहा हूं आपको। फिर दोबारा ये बेहुदा सवाल मेरी डिबेट में मत पूछिएगा इरशाद साहब। कश्मीर और हिंदुस्तान एक हैं, कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान ही है। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो आज के बाद इसे दूर कर लीजिए। बहरहाल मैं दीपक वोरा साहब का रुख करता हूं। मैं आपकी बकवास अब ज्यादा नहीं सुनूंगा साहब। मैं दोबारा लौटूंगा, अगर आपके लिए कोई मौजूद सवाल हुआ तो लेकर लौटता हूं आपके पास। दीपक वोरा साहब, क्या उम्मीद करते हैं आप कनाडा की सरकार से इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी? जबकि हमारे एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि उनको अपने वोट बैंक की चिंता ज्यादा है, लेकिन हमें अपने भाइयों की चिंता ज्यादा है। आभारी हूँ सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और बाकी विशेषज्ञों से जो आपके पैनल पर हैं। सिर्फ एक पड़ोस जो हमारे बॉर्डर की उस तरफ से आते हैं, जो केश मुक्त हैं, उनकी बात सुन के बहुत हंसी आती है, क्योंकि उन्होंने तो कश्मीर को भी कनाडा के साथ जोड़ दिया है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको सीधा बताता हूँ सर, मैं उस इलाके में बहुत साल रहा हूँ, हर साल मैं नॉर्थ अमेरिका जाता हूँ, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं। तो मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूं कनाडा की मानसिकता के बारे में। एक बहुत बड़ा देश है, मानसिकता बहुत छोटी है, उसके पास मिलिट्री ताकत नहीं है, डिप्लोमेटिक ताकत नहीं है, अब तो आर्थिक ताकत भी नहीं है, रेपुटेशन उसकी बर्बाद हो चुकी है। तो फिर वो क्या करता है सर, वो G7 और नेटो के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है कि दुनिया में कोई तो मेरी आवाज़ सुने। ये उसकी पहली कमज़ोरी है। दूसरा, जो ये डस्टबिन ट्रूडो है, जो कहता है कि मैं वहाँ का प्रधानमंत्री हूँ, सर ये मुझे लगता है कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। 2 बार इसको कोविड हो चुका है, और अब तो डॉक्टरों ने स्थापित कर दिया है कि लॉन्ग कोविड जैसी एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, आपके दिमाग की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। इसको 2 बार हुई, हो सकता है ये है। जो ये कहता है कोई सबूत नहीं है इसके पास, बस बोलता जाता है। और सर ये वो जो 5 काणे देश हैं, 5 लोगों के पास तो 10 आंखें होती है, अभी तो खुद कहते हैं हम 5 आइज हैं, उनका मेंबर हर चीज़ में हम अपने पार्टनर से बात करेंगे, हम अपने एलाइज, सब उनके पीछे भागता है कि भाई मेरे को बचा लो, मैंने बेवकूफ़ी कर दी है, मेरा दिमाग सही नहीं था। तो वो भी मजाक इसका उड़ाते हैं। कई मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स, कनेडियन फ्रेंड्स कहते हैं
एंड बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, इसने डोनाल्ड ट्रंप के का 2 बार मजाक उड़ाया था। एक G7 समिट में क्यूबेक में हुआ था और एक नेटो समिट लंदन में हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हो सकता है दोबारा राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उन्होंने कहा था ये बेवकूफ़ है, ये दोगला चेहरे वाला है, ये डरपोक है और ये भ्रष्ट है। ये उनके शब्द थे, मेरे नहीं। फिर इसने व्लादिमीर पुतिन रूस के जो उनको गाली गलौज थी, संबंध खत्म कर दें। चीन के राष्ट्रपति ने पब्लिकली बाली समिट जो हुआ था G20 का 2 साल पहले, पब्लिकली इसको झाड़ लगाई थी, फिर भी नहीं। और ये वैसे खड़ा हुआ था जैसे कोई स्कूल मास्टर बैंत लगा रहा हो अपने एक नोटी स्टूडेंट को उसके जिस्म के किसी हिस्से पर, तो वैसा सा चेहरा बना के खड़ा हुआ था। अब इसने भारत के साथ भी अपने संबंध खराब कर दिए। ये चाहता क्या है? मेरा मानना है और मेरे कनेडियन दोस्त भी ये कहते हैं, जितनी जल्दी ये व्यक्ति चला जाएगा कनाडा के लिए उतना अच्छा होगा। संबंध सुधारने में बहुत टाइम लगेगा, बिगाड़ बहुत जल्दी दिए हैं। लेकिन ट्रूडो साहब, आपको दुनिया डस्टबिन ट्रूडो कहती है। अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, वो हमसे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा किया भारत, आपने हमको मार्गदर्शित किया है कि कैसे झापड़ मारा जाए इस देश को जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है। तो मेरे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जो अरे इरशाद खान साहब, वो ट्रूडो को डस्टबिन ट्रूडो कह रहे हैं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आपको तकलीफ क्यों हो रही है? वो डस्टबिन ट्रूडो कह रहे हैं। इसमें मैं समझ गया आपको तकलीफ क्यों हो रही है सर, इसमें इरशाद साहब, मैं समझ गया आपको तकलीफ क्यों हो रही है। आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और ये अब चलिए मैं लौटूंगा इरशाद साहब, लौटूंगा। अभी मेरे गेस्ट को बात खत्म कर लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए दीपक वोरा साहब बोलिए। सर बस मैं इतना ही, हाँ सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने, इस आदमी ने ये अंडर बहुत पर्सनल स्ट्रेस है। आपको तो पता ही है कि जब बहुत छोटा था इसकी माँ भाग गई थी, अब इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के भाग गई है, बच्चे साथ लगी, डोमेस्टिक स्ट्रेस भी है, लॉन्ग कोविड है, बहुत सी चीज़ें, इसके देश की छवि गिरती जा रही है। तो मेरा ये मानना है सर कि अब इसका समय आ गया। एक अंग्रेजी की कहावत है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनको फेंक दिया जाता है इतिहास के कूड़ेदान में, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन जस्टिन ट्रूडो साहब ने तो खुद छलांग लगा दी है इनटू द डस्टबिन ऑफ द प्रेजेंट। ट्रूडो साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच ली है, आप इस्तीफा दीजिए, इस देश को छोड़ के चले जाइए, नॉर्थ कोरिया जाइए, इधर जाइए, जहां जाना है जाइए, वहां बस जाइए। कनाडा को बख्शिए और इस दुनिया को बख्शिए। ये मेरा आपसे मैं दीपक वोरा साहब, समय रहा तो लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हसन दुरानी पाकिस्तान से पत्रकार भी जुड़े हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले महेंद्र राजू दास हमारे साथ हैं। महेंद्र राजू दास, क्या उपाय है इस समस्या का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है, ना बांग्लादेश में सुरक्षित हैं, और अब कनाडा की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। सर एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मान जी इजाजत हो सर, जस्ट 15 सेकंड्स सर, 15 सेकंड सिर्फ जी। सर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था ना, कटेंगे तो बटेंगे, तो मुझे याद आ गया मेरी माँ का कहती थी, जब मेरा एक भाई है, हम दोनों कहीं जाते थे, वो कहते थे दोनों साथ जाओ, एक अकेला 2 11। वो मुझे अभी तक याद है। जी शुक्रिया। मैन साहब बोलिए। जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपने आधे घंटे बाद मुझको मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत। नहीं वो तो एक एक करके मौका दूंगा, अभी किसी को दोबारा मौका नहीं दिया महन जी मैंने, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। और ये विषय बहुत गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि अभी ये सुनकर इतनी अचंभा हुआ, पाकिस्तान के एक नेता हैं और उन्होंने एक हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं, उनको उन्होंने कहा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि पाकिस्तान कश्मीरी हो। हसन दुरानी साहब, अब इरशाद साहब ने एक बड़ा ही बेहुदा सवाल मेरे गेस्ट से पूछा, मैंने उस पर आपत्ति भी की। सवाल यह कि यही बांटने वाली सोच तो पाकिस्तान से निकलकर अब कनाडा तक पहुंच चुकी है, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब है। देखिए बात यह है कि हर इंसान का एक पॉइंट होता है, उसकी अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक जो है ना वो बात करता है। आपने भी जो अभी तमाम के तमाम अहबाब की जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें जो जिस तरह से आपने उनको जो है जवाब दिया है, तो उससे भी अंदाजा हो रहा था कि अगर इरशाद साहब ने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं क्यों छोड़ूंगा कसर, क्यों छोड़ूंगा कसर? ये है ना, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पाकिस्तान ने नहीं करवाए, हिंदुस्तान ने चुनाव करवाए, यहाँ की सरकार ने चुनाव करवाए। मेरा सवाल, और ये मेरे गेस्ट से पूछ रहा है कि आप कश्मीर से हैं कि हिंदुस्तान से हैं, तो मैं उनको उनकी बात ही नहीं, उनको भी दुरुस्त कर दूंगा।
तो आपको प्रॉब्लम ये है भाई, पहले मेरा जवाब सुन ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर आप उस पर रिटेलिएट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। पूरा वक्त आपके पास है, आप एंकर हैं, आप जिससे मर्जी चाहें आप उसका माइक बंद नहीं, मैं सही का पक्ष लूंगा। आप अच्छी बात करेंगे तो आपको मैं सुनूंगा, लेकिन आप गलत बात करेंगे तो टोकूंगा मैं। सही आपके लिए सही वही है जो आपके लिए सही है, ठीक है, लेकिन आप हर उस चीज को गलत समझेंगे जो कि आपके थोड़ा सा भी आपके खिलाफ जाएगी। पहली बात तो ये है, आपने बात की है कनाडा की बात की है, भाई मेरा कनाडा से या पाकिस्तान का कनाडा से कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया ने हमेशा ही अगर ये समझता है कि कनाडा ने उनके खिलाफ कोई काम किया है या किसी और के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया को अपनी जो सफारतकारी है उसको देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है भाई कि पाकिस्तान अपने घर के मसाइल को पहले सॉल्व करेगा और उसके बाद दुनिया के दूसरे मसाइल की तरफ जाएगा। तीसरी बात यह है, बांग्लादेश में गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, आपकी जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, इल्जाम पाकिस्तान पे लग जाता है। म्यांमार की अगर मैं बात करता हूँ, इल्जाम पाकिस्तान पे लग जाता है। मैं नेपाल की बात करता हूँ, इल्जाम पाकिस्तान पे लग जाता है। मैं भूटान की बात करता हूँ, इल्जाम पाकिस्तान पे लग जाता है। श्रीलंका जो है अभी सिचुएशन जिस वक्त चल रही है वो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लग रहा है। मालदीव की अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगता है। सर बात ये है कि आपने अगर इल्जाम लगाना है, भाई मैं कहता ना सरे तस्लीम खम है, भाई जितने मर्जी इल्जाम लगा लो, कोई इशू नहीं है, आपके पास मसाला पूरा मिल जाएगा, आप अपना। अरे आप इतने ही बोले हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहां खड़े हो पाते हैं, मुझे ये बताइए। अगर पाकिस्तान इतना ही बोला है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहां खड़ा हो पाता है? आपने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मसाइल सुलझाएगा फिर दुनिया का मसाइल सुलझाएगा। अरे दुनिया के मसाइल में टांग अड़ाना बंद कर दीजिए, आपके मसाइल अपने आप सुलझ जाएंगे। इकबाल दुरानी साहब, हसन दुरानी साहब, भाई सुन लो, बर्दाश्त भी कर लो भाई, बर्दाश्त भी कर लो। दुनिया के 6 ममालिक हैं, 10 ममालिक हैं, 150 ममालिक हैं, 180 ममालिक हैं, 340 ममालिक हैं, 1000 ममालिक हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक भाई बात ये कर रहे थे कि 24 घंटे के अंदर हम पाकिस्तान को मलिया मेट कर लेंगे, आप पे कब्जा कर लेंगे। दीपक बोरा साहब, अरे आप दुनिया की बात छोड़िए, आप क्रिकेट मैच ही कराइए ना। कौन सा देश आपके पाकिस्तान में खेलने के लिए आता, मैं देखता हूँ। कौन सा देश आता है? वर्ल्ड कप कराइए, T20 कराइए ना, कराइए ना, कहीं जाइए, कहीं कराइए, दुनिया के देशों को बुलाइए क्रिकेट खेलने के लिए, आपको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। आप, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो खेलों की बात कर रहा हूँ। मैं तो खेलों की बात कर रहा हूँ जो राजनीति से बहुत दूर होते हैं। हसन दुरानी साहब, अपनी औकात आपको भी पता है पाकिस्तान कहां खड़ा है, बल्कि खड़ा है तो मैं आपकी इज्जत में कह रहा हूं। आप तो घुटनों पर हैं, आप तो घुटनों पर हैं, उसके बावजूद भी आप मुझे आंखें तरे रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। में जमा भी करवा दी है। भाई पहले आप, मैं हौसले की दाद दे सकता हूं, जुर्रत की दाद नहीं दूंगा, हौसले की दाद दे सकता हूं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजू दास जी, आपसे संपर्क टूट गया था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस प्रकार से चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान में ही बंगाल हो, सिर्फ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पे ही कुठाराघात क्यों? इसलिए क्योंकि हिंदू कट्टर नहीं होता है। वही पाकिस्तान के 2 लोगों को आपने जोड़ के रखा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया कि तुम हिंदुस्तानी हो कि कश्मीरी हो। अभी भी वो कश्मीर को हिंदुस्तान के से अलग रखने की मंशा पालते हैं। इसके नाते बटोगे तो कटोगे। जैसे पाकिस्तान से हमने तो कहा नहीं था कि हम मुस्लिम भाई के साथ नहीं रह सकते। मुस्लिम कौम के ही लोगों ने कहा मुझको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान मिला। आखिर आज ये मानवता की बात कर रहे हैं कि नेताजी बैठे हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तुम हिंदुस्तान में पर्व नहीं मनाने देते हो मुसलमानों को, तो क्या पाकिस्तान में सिख कहाँ चले गए? पाकिस्तान में हिंदू कहाँ चले गए? बौद्धिस्ट कहाँ चले गए? वो तो थे पहले पाकिस्तान में ना। आज वहाँ 0 बराबर कैसे हो गए? बहुत ही मानवता के पुजारी हैं, बहुत ही समन्वय की बात करते हैं, बहुत ही संस्कृति की बात करते हैं, बहुत हिंदू मुस्लिम सभी मतांतर के मानने वालों को बात करते हैं। आज पाकिस्तान में हिंदू क्यों नहीं है? इनको तो ये जिस प्रकार से बोल रहे हैं, इनको तो आप मौका दे रहे हो, इनको तो आपको बोलने नहीं देना चाहिए था। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं और क्या रहे, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ गौ माता को, एक गाय को काटता हूँ और हिंदुस्तान में गाय जो छुप के लोग काटने पड़ते हैं। अरे गजब बात करते हो। सनातन के लिए, हिंदू के लिए गौ हमारी पूज्य है। वो कोई तुम्हारे जैसे
गोश्त खाने वाली वो चीज नहीं है कि हम उसको काट लें और तुम अपने बेटे को काट कर खाओ ना, क्या दिक्कत है? कुर्बानी करो ना, अपने बेटे को कुर्बानी करो ना, सबसे खूबसूरत अपने बेटे को कुर्बानी। भाई परमात्मा को, अल्लाह को जो सबसे ज्यादा खूबसूरत वस्तु होती है वो समर्पित किया जाता है। तो परिवार यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मजहब की आजादी दो ना। आप कह रहे थे मजहब की आजादी है, तमाम मजाहिब को आजादी, मैं उस पर बात कर रहा था। आप अपनी एक्सट्रीमिस्ट जहनियत की तरफ चले गए। देखें आप हमेशा कत्ल भारत वाले लोग हैं। हम तो ये कह रहे हैं, हमने कहा तमाम मजाहिब के लोगों की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हम अपना मजहब छोड़ते नहीं, दूसरे का मजहब छेड़ते नहीं। देखिए यही तो आप लोगों की जहनियत है, गंदी जहनियत आप लोगों की है। आप अपनी तो गौ माता कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए जो हलाल है। अच्छा ये बताएं इरशाद खान साहब, ये झूठ बोलने की तालीम आपने किसी मदरसे से ली है या किसी स्कूल से ली है? देखिए ये इरशाद खान साहब, ये झूठ बोलने की तालीम आपने किसी मदरसे से ली है या किसी स्कूल से ली है? मैं जवाब देता हूँ। आप सच सुनने की ताकत क्यों नहीं रखते? अरे साहब सच सुनने की ताकत हम में है, पर झूठों से, पर झूठे सच नहीं बोलते, पर झूठे सच कहाँ बोलते हैं? सच सुनने की ताकत तो हम में, पर झूठे सच कहाँ बोलते हैं? सुनने की ताकत है सामने बनाने का। सुने मजहबी आजादी की बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे मजहबी आजादी की। मजहबी आजादी उसको कहते हैं कि जिसका जो धर्म है, जिसके लिए जो हलाल है, जिसके लिए वो हराम है, उसको करने दीजिए। फिर अपनी बात बना ली अपने। अरे तुम खेल में भी नहीं लड़ सकते यार, तुम हमारे सेना से कहाँ लड़ पाओगे? तुम हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को बरगलाने का काम। ठीक है चलिए आरपी सिंह साहब, क्योंकि जवाबदेही भारत सरकार की भी है, तो आप डिप्लोमेट्स को वापस बुला लें, इस तरीके की कोई आप कूटनीतिक कार्रवाई करें। क्या ये काफी है या मामला इससे आगे भी बढ़ेगा? भारत इससे आगे भी बढ़कर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा जिससे वहां हमारे हिंदू सुरक्षित रह सकें? देखिए जो भी डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस होंगे उसके अंतर्गत भारत सरकार उसमें अपना आपत्ति भी जताएगा और अपनी नाराजगी भी जताएगा। तो इरशाद खान साहब, आपको हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना चाहिए, हमेशा आपको हर बार याद दिलाता हूँ मैं। आप भूलना नहीं कि आप बार बार आकर यहाँ पर गाना गाते हो। उस हरि सिंह नलवा ने आपको सलवार कमीज पहनाना सिखा दिया डर के मारे। आप जितने पठान हैं वो सबका सब सलवार कमीज पहनते थे। क्यों पहनते थे? कि हरि सिंह नलवा ने कहा था जो सलवार कमीज पहनेगा उसको मैं मारूंगा नहीं। तो वो याद रखना चाहिए आपको। इसलिए सिखों के बारे में मत बताइए हमको क्या करना क्या नहीं करना, वो अपनी यदाशत ताजी रखिए, एक बात। और दूसरी बात, अरे सर मैं अभी याद दिला रहा हूँ ना, हरि सिंह नलवा ने आपको सलवार कमीज बनाई थी। और अगर ज्यादा बोलोगे तो चूड़ियां बना देंगे, इस बार ज्यादा बोलोगे तो चूड़ियां बना देंगे। हम पंजाब के लोग बथेरे हैं आपके लिए, समझे नहीं? पहले सलवार कमीज बनाई थी, अब चूड़ियां बना देंगे। खुदा की कसम चूड़ियां बना देंगे आपको। ज्यादा मत बोलिए आप खान साहब, समझे नहीं? तो इसलिए छोड़ दीजिए। परंतु जो मूल बात है अनुराग, ये साबित हो गया इनको कश्मीर और खालिस्तान से मतलब है। इनकी K2 पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ये शरारतें करते हैं। ये हिंदुस्तान में भी करते हैं और ये कनाडा के लोगों को भी स्पॉन्सर करते हैं। परंतु जो एक तरह खान साहब छोड़ो ना, खान साहब के सिख हैं वो, मेरे खान साहब जो याद कराना चाहते हो लोगों को, अरे आपका तंबा पहनते थे पहले, आप तंबा और कुर्ता। हरि सिंह नलवा का डर से आपने सलवार कमीज पहनी शुरू कर दी थी। कुछ भी पहन के पैदा ऊपर से बुर्का पहनते थे आप डर के मारे, हरि सिंह नलवा के डर के मारे। ऐसे लगते होंगे इरशाद खान बुर्का पहन के, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सिंह जी आप और हम नंगे पैदा हुए। हाँ ये अच्छा छोड़िए, आप गूगल मारिए ना। अभी इरशाद खान सलवार कमीज और बुर्के में कैसे लगते होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये लिबास, ये अपने अच्छा ज्यादा बोलेंगे तो हमको बनाना पड़ेगा इनको, और चूड़ियां और नहीं चूड़िए सिख साहब देखिए, आरपी सिंह साहब खुदा का वास्ता है अपने सिखों का साथ दीजिए, दगाबाजी मत कीजिए उनके साथ। वो कौम है आपकी नस्ल। अच्छा एक मिनट, मैं आपके कैमरामैन को बोलता हूँ, एक मिनट आपके कैमरामैन को दिखाता हूँ, कैमरामैन को दिखाता हूँ। ये दृश्य याद रखना चाहिए। ये भाई दयाला जी का दृश्य है जिन्होंने शहादत दी धर्म के लिए। ये भाई दयाला जी का दृश्य है, सतीदास भाई दयाला जी भाई मतीदास, इन्होंने शहादत दी और इसलिए दी कि धर्म बचे।
क्योंकि इसलिए वो अपनी जी आजादी कि चाहते हैं। आप जैसे लोगों वो को हिंदू- आगे बढ़ाए, ये ध्यान अच्छा, रखना। इरशाद साहब। ये भाई ज्वाला जी हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ये है, मैं लौटूंगा आप भूल मैं गए होंगे। लौटूंगा। इरशाद ये साहब जब भूल अगली गए बार भाई डिबेट में ज्वाला जी को। जुड़ेंगे तो भाई मैं आपको एक मतीदास सवाल जी को, बताता भाई हूं, सतीदास उसका जी जवाब को। तब दीजिएगा क्योंकि आप अभी नहीं दे पाएंगे। मैं अक्सर पाकिस्तानी गेस्ट से सवाल पूछता हूं, कोई सवाल का जवाब दे नहीं पाता कि आपकी सेना के जो अधिकारी हैं वो बहुत सारे मेडल्स लगाते हैं अपनी छाती पर। कौन सी जंग जीती है आपने, किसमें आपको वो मेडल मिले हैं, मुझे बताइएगा। लेकिन अगली बार मैं दीपक वोरा साहब को रुख करता हूं। दीपक वोरा साहब, मुझे ये बताइए कि क्या भारत का रुख होना चाहिए आगे? का जवाब देता हूँ। नहीं दे पाएंगे आप अभी, इसलिए मैंने आपको समय दे दिया है। मैं दूंगा। देखें, एक मेडल लगता है तो इंडिया की टांगे ऊपर होती है, दूसरा मेडल लगता है तो इंडिया नीचे जाता है, तीसरा मेडल लगता है तो इंडिया। मुझे ये बताएं जंग कौन सी जीती है जिसमें वो मेडल आर्मी मिले? बकवास ना करें, बकवास आपके ना करें। आर्मी जनरल की पेंट गीली हो गई थी। मेरी आर्मी है, आपकी आर्मी जनरल की पेंट गीली हो गई थी। और ये मैं नहीं कह रहा था, आपके सांसद ने कहा था, आपके मेंबर पार्लियामेंट ने कहा था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। और आपके आर्मी जनरल की पेंट गीली थी, ये याद रखना। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बताया था कि हमारी सेना में मेडल तब दिया जाता है जब हिंदुस्तानी सेना से कोई बच के आता है तो उसे मेडल दे देते हैं कि अच्छा तुम जिंदा बच के आ गए, लो तुम मेडल के हकदार हो। दीपक वोरा साहब, क्या 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 करना चाहिए भारत सरकार को? अब क्या कूटनीति से काम लेना चाहिए? आपने अभिनंदन को क्या दिया था, जिंदा भेजा मैंने? आप मुझे बताइए, आपने फौजी को दीपक वोरा साहब जिसकी शलवार उतार के भेजी उसको इनको क्या चुप दिया? करा दीजिए तो मैं कुछ बोलता हूँ। दीपक जी, आपकी आप पेंट गीली हो रखी थी, आपके आर्मी जनरल की पेंट गीली थी। उसको कितने मेडल लगाए आपने? मुझे 51 साल हो गए पाकिस्तान बच्चा जी, आप बोले आपकी आवाज आ रही है, बोले बोले। तो पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो ठीक जाता। है, इरशाद खान साहब से ना उलझें, वरना जो आप कह रहे हो गया था वो फिर हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान की सलवार उतर जाती। एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्कुल मिनिमाइज कर देना चाहिए। कैनेडियन लोगों को वीजा हम नहीं देंगे। दीपक वोरा साहब, बहुत कम डिप्लोमेट्स वहाँ रह गए। दूसरा, हमारे जो विद्यार्थी वहाँ जाते हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनको फिर ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि अब आप लोग जो है सोचें कि आपने आगे पढ़ाई कहाँ करनी है। अगर पढ़ाई ख़त्म कर चुके फिर देखिए कनाडा के बाहर आप कहाँ जा सकते हैं। और फाइनली सर, मेरा मानना है पर्सनल कि हमारे जो अफ्रीकन दोस्त हैं और जो साउथ, जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके जो सदस्य हैं, मिल के और बहुत से लोग हमारा समर्थन करेंगे। हमको कनाडा को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करना देना चाहिए जैसे पाकिस्तान है। बस यही 3 चीज़ें अगर हम करेंगे तो शायद नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और भारत सरकार भी उससे बेहतरीन स्ट्रेटेजी पर काम करेगी। लेकिन जब तक डस्टबिन ट्रूडो वहां पर है तब तक आप क्या उम्मीद करते हैं? मैंने पूछा कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, भारत सरकार भी बहुत सख्ती से पेश आएगी कनाडा के साथ, लेकिन जब तक डस्टबिन ट्रूडो वहां पर है तब तक आप कितनी उम्मीद करते हैं? ये चला जाएगा सर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि बहुत से लोग इससे परेशान हैं, इसके अपने देश में और बाहर, और ये अकेला पड़ गया है। अगर कल इलेक्शन हुआ कनाडा में, ये मेरे कैनेडियन फ्रेंड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कल इलेक्शन हुआ तो इसकी पार्टी को 1 सीट नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल भस्म हो जाएगी, लिबरल पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल ये बहुत जल्दी होने वाला है सर। जी, आरपी सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जब तक के डस्टबिन ट्रूडो वहां पर है तब तक ये दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए भारत सरकार क्या कदम उठाएगी? कैसा बुरा बोलते हैं दूसरों के लिए, जुबान को तो पूरी दुनिया कह रही है, इससे बुरा तो आप बोलते हैं, इससे बुरा तो आप बोलते हैं, ये तो बुरा भी नहीं। आपके भाइयों पर जब जुल्म होता है तो फिर आपको कैसी टीस मचती है? ये हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है। आपके भाइयों पर नहीं, आपके दहशतगर्दों को मार रहे हैं वो। आपके दहशतगर्दी पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं है साहब। बांग्लादेश में भी वहीं से आई और कनाडा में भी वहीं से पहुंच रही है दहशतगर्दी। दहशतगर्दी के पापा हैं आप, दहशतगर्दी के अब्बा जान हैं आप, दहशतगर्दी के अब्बा जान आप हैं। ठीक है, आरपी सिंह साहब। खान साहब, महमूद कुरैशी का नाम याद रखा करो, जिससे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आपके जनरल की पेंट गीली थी। अगर एक हाथ अभिनंदन रख लेते तो पाकिस्तान खत्म हो गया होता। आप बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, अगली बार जरूरत करना मत ऐसी। मैं इस सवाल का और मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब देने के लिए आपको वक्त देता हूं इरशाद साहब। अभी मेरी डिबेट का समय खत्म हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में जुड़ने के लिए। कनाडा का इलाज जल्द से जल्द बहुत जरूरी है और भारत सरकार इसको सख्ती से कनाडा तक पहुंचा देगी, पहुंचा ही रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब वहां पर हिंदुओं पर इस तरह की जुल्म सितम ना हो। इसी के साथ आप दर्शकों का भी आज ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ हाजिर हो जाएंगे, ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।